हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद अस। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12th के हिंदी साहित्य विषय के गद्य खंड के राजस्थान बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से आपको आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस प्रकार यह वीडियो आपके एग्जाम में 2 नंबर लाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो से पहले हमने पद्य खंड के बहुविकल्पी प्रश्नों का भी वीडियो बनाया था। जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो भी उस वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो से भी आपको आप एग्जाम में दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमगन की छाया स्मृति संस्मरणात्मक निबंध में प्रेमगन शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन डी है काशी प्रसाद। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी किस भाषा को मानते थे? ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है नागरी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है मराठी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम एक उपाध्याय जी का कथन था उसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे ये कथन पूछा जाएगा ये कथन किसका है तो आप उसका आंसर कर सकें। तो कथन है, उपाध्याय जी का कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। अर्थात यहाँ इन्होंने नागरी भाषा के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही भाषा नागरी कहलाई। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई, यह कथन किसका है? तो आपका आंसर होगा उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाध्याय जी मिर्जापुर को क्या लिखते थे? ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है मिर्जापुर और ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाध्याय जी मिर्जापुर का क्या अर्थ करते थे? तो ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी देवपुर, ऑप्शन सी दिव्यपुर, ऑप्शन डी है लक्ष्मीपुर। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लक्ष्मीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अपन देखते हैं मिर्जापुर का संधि विच्छेद जो होगा वो डिवाइडेशन होगा मीर प्लस जा प्लस पुर। तो मीर का अर्थ होगा समुद्र, जा से यानी जन्मी और पुर। तो समुद्र की जो पुत्री है वो कहते हैं लक्ष्मी जी को। तो इस प्रकार मिर्जापुर का जो अर्थ होता है वो लक्ष्मीपुर उपाध्याय जी ने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के किन सहपाठियों ने उर्दू बेगम नाम की एक विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी? तो ऑप्शन ए है पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, ऑप्शन बी है बाबू भगवान दास हालना, ऑप्शन सी है बाबू भगवान दास मास्टर और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो उर्दू बेगम नाम की पुस्तक है उसके बारे में थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। इस पुस्तक में उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृतांतिक कहानी के ढंग पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। प्रेमघन की छाया स्मृति पाठ में खंबा टेक खड़ी जैसे नार मुगलाने की इस पंक्ति का प्रयोग कवि वामनाचार्य गिरी के द्वारा किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, ऑप्शन डी है काशी प्रसाद। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास दिवाकर की उपाधि से किस लेखक अथवा कवि को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी ब्रजमोहन व्यास, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो ऑप्शन ए बालक को बचाना, ऑप्शन बी बालक को गिराना, ऑप्शन सी शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढेले चुन लो लघु निबंध में समाज की किस समस्या को उजागर किया है? ऑप्शन ए अंधविश्वासी मान्यताओं पर, ऑप्शन बी पर्यावरणीय समस्याओं को,
ऑप्शन सी है कुप्रथाओं को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ढेले चुन लो लघु निबंध में अंधविश्वासी मान्यताओं की समस्याओं को उजागर किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंधविश्वासी मान्यताओं को। ढेले चुन लो जो लघु निबंध है, इसमें आपको दो नाटक, एक नाटक ढेले चुन लो लघु निबंध में आपको एक नाटक, एक कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो पहला नाटक तो शेक्सपियर का, कहानी है बबुआ हरिश्चंद्र की। तो इनकी कहानी का नाम है दुर्लभ बंधु, और इन्होंने जो नायिका का वर्णन किया है उस नायिका का नाम है पुरश्री। तो ये याद रखना कि अगर शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात की जाए तो उसमें पोर्सिया नाम की नायिका का वर्णन मिलता है, और बबुआ हरिश्चंद्र की अगर कहानी की बात की जाए दुर्लभ बंधु की, तो उसमें पुरश्री नाम की नायिका का वर्णन मिलता है। और ये दोनों वर चुनने से संबंधित नाटक एवं कहानियां हैं, यानी कि इनमें स्वयंवर वाली घटना की बात होती है। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु कहानी में अगर पुरस्री का जो स्वयंवर था उसमें 3 पेटियों का वर्णन मिलता था, एक तो सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तो जो लोहे की पेटी जो चुनता है उसके साथ पुरस्री की शादी या विवाह रचा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक बचिका निबंध के आधार पर बताइए कि बालक ने वृद्ध महाशय से इनाम स्वरूप में क्या मांगा। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी खिलौने, ऑप्शन डी लड्डू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला आंचल एवं परति परिकथा नाम उपन्यास किसके द्वारा रचित हैं। तो ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी असगर वजाहत, ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु और ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरगोविंद कौन था। ऑप्शन ए डाकिया, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी लेखक, ऑप्शन डी संवदिया। तो हरगोविंद एक संवदिया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, संवदिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फणीश्वरनाथ रेणु को कहा गया है। ऑप्शन ए कथाकार, ऑप्शन बी आत्मा का शिल्पी, ऑप्शन सी इतिहास दिवाकर, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आत्मा का शिल्पी। अभी हमने एक क्वेश्चन पिछले देखा था कि इतिहास दिवाकर किसको कहा गया है, तो इसका ऑप्शन था या इसका करेक्ट आंसर था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवदिया बड़ी बहुरिया को क्या मानने लगता है। ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है बहन, ऑप्शन सी है पुत्री, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म साहनी की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए भाग्य रेखा, ऑप्शन बी झरोखे, ऑप्शन सी आज के अतीत, ऑप्शन डी है गुलेल का खेल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आज के अतीत। और इस क्वेश्चन से आपको ये भी याद रखना है कि अन्य जो भाग्य रेखा, झरोखे, गुलेल का खेल है, ये भी रचनाएं भीष्म साहनी की है। तो ये याद रखना, कभी कभी आपसे रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना किस कवि या लेखक की है अथवा नहीं है। तो इन क्वेश्चन का मकसद एक ये भी है कि आप साथ साथ उन लेखक और कवि से संबंधित कुछ रचनाएं भी याद कर लें, क्योंकि यह आपके जब जीवन परिचय क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कवि या लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय, तो उसमें भी ये आपके काम आ जाएंगे। तो आपको तुरंत याद आ जाएंगी कौन सी रचना किस कवि या लेखक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप कुछ फैक्ट देखते हैं कि इन्हें तमस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? भीष्म साहनी जी को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीष्म साहनी जी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होगा तमस उपन्यास। और इन्हें सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात क्या है? एक यात्रा वृतांत है, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है एक संस्मरण है, ऑप्शन डी आत्मकथा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संस्मरण है। और एक फैक्ट देखते हैं, यह संस्मरण भीष्म साहनी की जो आत्मकथा है वो आज के अतीत का अंश है। यानी कि भीष्म साहनी की जो आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है, गांधी, नेहरू और यासिर अराफात। लेकिन ये खुद क्या है? गांधी, नेहरू, यासिर अराफात एक संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1941। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे?
ऑप्शन ए सुशीला नैयर, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी भीष्म शाहनी, ऑप्शन डी बलराज। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महादेव देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेर लघु कथा में शेर किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए राजा का, ऑप्शन बी व्यवस्था का, ऑप्शन सी पूंजीपति का, ऑप्शन डी किसान का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान लघु कथा में राजा को किस प्रकार की प्रजा पसंद आती है? ऑप्शन ए गूंगी, ऑप्शन बी बहरी, ऑप्शन सी अंधी, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी प्रकार की। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में किसके शोषण को उजागर करती है? तो ऑप्शन ए मजदूरों के, ऑप्शन बी किसानों के, ऑप्शन सी पूंजीपतियों के, ऑप्शन डी जमींदारों के। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा लघु कथा में हाथी शब्द से किसे संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए धनाढ्य वर्ग को, ऑप्शन बी प्रभुत्वशाली वर्ग को, ऑप्शन सी किसान को, ऑप्शन डी अब व दोनों, यानी कि धनाढ्य वर्ग और प्रभुत्वशाली वर्ग दोनों को। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन अ व दोनों, यानी कि धनाढ्य व प्रभुत्वशाली वर्ग दोनों को ही हाथी शब्द से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा के किस संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है काव्य व काला पानी, ऑप्शन बी है धुंध से उठती धुन, ऑप्शन सी है परिंदे, ऑप्शन डी है तीन एकांत। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धुंध से उठती धुन। एक फैक्ट देखते हैं कि सन 1985 में काव्य और काला पानी नामक कहानी संग्रह के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें पूछे आपको कि निर्मल वर्मा को किस कहानी संग्रह के लिए 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर होगा काव्य और काला पानी। अगर आपसे पूछा जाए कि काव्य और काला पानी किस प्रकार की रचना है, तो ये एक कहानी संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कोई वापसी नहीं पाठ किसकी समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्रण करता है? ऑप्शन ए मनुष्य के विकास की, ऑप्शन बी किसान की समस्याओं का, ऑप्शन सी विस्थापित मनुष्य की समस्याओं का, ऑप्शन डी युक्त सभी का। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विस्थापित मनुष्य की समस्याओं का इसमें हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान यानी कि चावल की रोपाई किस महीने में की जाती है? ऑप्शन ए है मार्च के अंत में, ऑप्शन बी है जुलाई के अंत में, ऑप्शन सी है दिसंबर के अंत में, ऑप्शन डी है जनवरी के अंत में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जुलाई के अंत में, यानी कि जो बारिश हो जाती है उसके बाद जब खेतों में पानी भर जाता है तो धान या चावल की रोपाई शुरू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए गए? तो ऑप्शन ए है सिंगरौली, ऑप्शन बी है अमझर, ऑप्शन सी है नवा गांव, ऑप्शन डी है अमरौली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अमरौली। अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही नवा गांव के जो गांव थे, लगभग 18 गांव थे, उनको उजाड़ दिया गया था। इसकी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। नवागांव सिंगरौली का एक क्षेत्र है। जो अमझर है वो एक गांव का नाम है जो आम के पेड़ों से घिरा रहता था और जहां आम झरते थे, इस कारण भी इस गांव का नाम अमझर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 1926 से पूर्व सिंगरौली में किस जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे? तो ऑप्शन ए है खेरवार, ऑप्शन बी है सांसी, ऑप्शन सी है कथौड़ी, ऑप्शन डी है गरासिया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, खेरवार। सिंगरौली क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जहां अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंगरौली क्षेत्र किसके पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, तो कैमूर के पहाड़ों से और विंध्याचल पर्वत के से। और यहाँ कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलते थे? तो कत्था, महुआ, बांस और शीशम
ये बहुतायत में यहाँ पर पेड़ देखने को मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम किस पर्वतमाला से निकला है? ऑप्शन ए अरावली से, ऑप्शन बी श्रृंगावली से, ऑप्शन सी हिमालय से, ऑप्शन डी विंध्याचल से। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, श्रृंगावली से। यह श्रृंगावली जो पर्वतमाला है वो पूर्व पश्चिम में फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यातायात के साधन सीमित होने के कारण एक जमाने में सिंगरौली को माना जाता था। ऑप्शन ए स्वर्ग, ऑप्शन बी बैकुंठ, ऑप्शन सी काला पानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काला पानी। काला पानी क्यों? क्योंकि यातायात के साधन कम होंगे तो वहाँ आने जाने में सुविधा नहीं होगी, यानी कि असुविधा होगी। तो इसके कारण क्या है, ना तो जो वहाँ लोग रहते हैं वो बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर के लोग हैं वहाँ अंदर नहीं जा सकते। तो एक तरह से क्या हो गया, काला पानी की जो सजा थी उसमें भी तो ये होता था कि व्यक्ति को किसी ऐसे निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाता था जहाँ ना वो वापस आ सके और ना उसके पास कोई जा सके। तो इससे तुलना की गई है काला पानी से सिंगरौली क्षेत्र की। ठीक है, देखते हैं, इस सिंगरौली अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी कहा जाता था। यानी कि अगर पूछा है कि सौंदर्य के कारण तो बैकुंठ या स्वर्ग था, लेकिन जो यातायात के साधन सीमित थे जिसके कारण क्या था, वहाँ अकेलापन था, तो इस कारण ही इसे काला पानी कहा जाता था। इसलिए यहाँ अकेलेपन से तात्पर्य यातायात के साधनों की अत्यधिक सीमितता, जिसके कारण लोग ना तो अंदर जाना चाहते थे और ना बाहर जाने का जोखिम लेना चाहते थे, है ना। इस कारण इसे काला पानी कहा गया है। सिंगरौली में विस्थापन की लहर किस बांध के निर्माण के कारण आई? यानी कि जो वहाँ से लोग विस्थापित हुए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी किस प्रोजेक्ट या किस बांध के निर्माण से लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो ऑप्शन ए है टेहरी बांध, ऑप्शन बी है जवाई बांध, ऑप्शन सी है प्रताप सागर बांध, ऑप्शन डी है रेहंद बांध। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, रेहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में, अयोध्या में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा तट के प्रत्येक छोटे बड़े मंदिर पर क्या लिखा था? तो ऑप्शन ए गंगा जी का नवीन मंदिर, ऑप्शन बी महादेव का मंदिर, ऑप्शन सी गंगा जी का प्राचीन मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गंगा जी का प्राचीन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, दूसरा देवदास कहानी के आधार पर बताइए कि संभव को उसकी नानी ने मंदिर में कितने आने चढ़ाने को कहा था? तो ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 10। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 20 आने चढ़ाने को कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी पुनर्नवा, ऑप्शन डी आलोक पर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आलोक पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुटज क्या है? तो जंगली पौधा है, ऑप्शन बी पर्वत है, ऑप्शन सी पहाड़ है, ऑप्शन डी जानवर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जंगली पौधा। कुटज एक कैसा जंगली पौधा है? कुटज के बारे में अपन थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है। इसके साथ साथ अगर आपको कभी ये क्वेश्चन में दे दिए कि ये ना देखे हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर, कभी कभी पूछ लेता है कि शिवालिक श्रृंखलाओं में है ना। तो आपको अगर ऑप्शन मिलता है शिवालिक की श्रृंखलाओं में है तो आप वो कर देना, जिसमें फूल खिलते हैं। इसी फूल की प्रकृति पर द्विवेदी जी ने कुटज नामक निबंध लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कुटज क्या है, अगर पौधा, पर्वत, पहाड़, जानवर, तो जंगली पौधा है। अगर कुटज किस प्रकार की रचना है तो वो रचना कैसी, एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटज पौधे की किन विशेषताओं का वर्णन कुटज निबंध में किया गया है? तो ऑप्शन ए है अपराजेय जीवन शक्ति का, ऑप्शन बी है स्वावलंबन एवं आत्मविश्वास का, ऑप्शन सी है विषम परिस्थितियों में भी शान के साथ जीने की क्षमता का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, द्विवेदी जी ने गिरिकूट बिहारी किसे कहा है? तो ऑप्शन ए हिमालय को, ऑप्शन बी रहीम को, ऑप्शन सी कुटज को, ऑप्शन डी कालिदास को।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कुटज को गिरिकूट बिहारी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुनि को कुटज कहा जाता है? तो अगस्त्य को, वशिष्ठ को, कश्यप को और पुलस्त्य को। तो अगस्त्य को कुटज कहा जाता है। जैसे कुटज, कुट प्लस ज संधि होके बनता है कुटज, और ज से होता है जन्म, जन्मा हुआ या पैदा हुआ। तो कुट से जन्मा हुआ या कुट से पैदा हुआ है उसे कहेंगे कुटज। और कुट के यहाँ अर्थ होते हैं घड़े और घर, दोनों ही अर्थ होते हैं। और घड़े से उत्पन्न होने के कारण अगस्त मुनि जो है वो कुटज कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए द्विवेदी जी का, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य जी का, ऑप्शन सी अगस्त्य जी का, ऑप्शन डी कालिदास जी का। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, याज्ञवल्क्य जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गाढ़े का साथी, पहाड़ फोड़, धरती धकेल एवं अपराजित आदि नामों से लेखक ने किसे संबोधित किया है? तो ऑप्शन ए हिमालय को, ऑप्शन बी रहीम को, ऑप्शन सी कुटज को, ऑप्शन डी कालिदास को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कुटज को कहा है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इनमें से आपको एग्जाम में आने वाले दोनों क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली याद हो जाएंगे। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।